तो मैं यही बोला था, देखो एक चीज़ याद रखना कि जो अपन PYQ जो देखने का जो प्रचलन है उसके रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन PYQ के अकॉर्डिंग ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे ये भी रहता है ना फ़ायदा कि आपको आइडिया लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, आगे क्या फ्यूचर में क्वेश्चन बनाएगा, ये सारी चीज़ें रहती है। इसी से लगे क्या तो अगर आपने देखा होगा कि वो अमित आया क्या, वैशाली कहाँ गायब रहते हो वैशाली? सर अभी कुछ काम था इस वजह से गायब थे अभी फिलहाल में। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमी में फिर बार बार बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर पेपर ज़रूर देखते रहना। और जैसे जो काम किया है रिद्धि ने उसके लिए सबको थैंकफुल रहना चाहिए, रिद्धि ने जो काम करके दिया है। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं अभी आजकल जो भेजता हूँ तो ग्रुप में भेजता हूँ, स्टेटस भी लगा रहा हूँ, तो उससे ये पता लग रहा है कि मतलब कि जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग देखो 12 मंथ की मान लो, मोटा मोटा मान लो कि 6 मंथ और पढ़ लो। अगर 18 मंथ की मैगजीन पढ़ रहे हो आप तो लगभग मोटा मोटा मान के चलो 18 में से आपको कम से कम भी मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात ये भी याद रखना, वो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मान लो कि 18 मंथ की अगर आप योजना मैगजीन पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा समझो। जैसे 18 मैगजीन आपने पढ़ी, और मेरा मोस्टली एक आइडिया, मोटा मोटा कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट हो 5 घंटे लगेंगे उसमें एक को पढ़ने में, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलो 90 हावर्स में हो जाती है। 90 हावर्स मतलब अगर मान लो कि पर डे अपन 8 घंटे भी एक मोटा मोटा, तो 10 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ सोचो कि 10 दिन में अगर आप मान लो कि 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली टारगेट हो ही जाएंगे वहाँ से, और होंगे, मैं फिर बार वो बता रहा हूँ। अब दूसरी बात है, एक तो 10 क्वेश्चनों का इधर से फ़ायदा मिल जाएगा, दूसरा जो आपको फ़ायदा मिलेगा मेंस में मिलेगा। मेंस में मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, अगर आप 18 मंथ के पढ़ के रखोगे तो लगभग आपको कम से कम भी मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग उधर मोटा मोटा ये मान के चलो। तो ये चीज़ यार को बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि जैसे ठीक है आप विजन का पढ़ रहे हो वो पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ी है विजन की तो वो सबसे पहले टारगेट ये करना कि NCERT पढ़ने के बाद में डायरेक्ट योजना पढ़ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में मेरा मानना है कि देखो करंट अफेयर पे ज़्यादा 10 जगह भागना भी नहीं चाहिए। अपना PYQ को माइंड में रखो, उस अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर का बर्डन खत्म होगा। तो मेरी बात वही याद रखना, देखो करंट अफेयर अथाह समुंदर है, तो अथाह समुंदर में से अपने को एक बकेट में लाना है करंट अफेयर को, तो उसकी यही अप्रोच है। नहीं तो ऐसे तो करंट अफेयर तो बहुत दुनिया में देखो, मार्केट में आप हर कोचिंग वाले अलग अलग निकाल के रखे हैं, हर चीज़ों में अलग अलग कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बात है कि अपने लिए क्या फ़ायदेमंद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन यही पढ़ रहे थे, यूरोपीय उस दिन पढ़ लिए थे, ठीक है। आज उसको पढ़ेंगे अपन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो अपन ने जो रेपो ऑपरेशन पढ़ा था याद करो, ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम था उस टाइम। तो क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कि बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है उनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए लाया गया था दीर्घकालीन रेपो परिचालन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, RBI द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए सिक्योरिटी के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मतलब क्या होगा कि जैसे बैंक है और ये मान लो कि RBI है, तो यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देंगे, ठीक है। इसके बदले जो RBI पहले क्या होता था याद करो कि रेपो रेट पे वो कम अवधि के लिए देता था, 7 दिन के लिए मैक्सिमम से। अब इससे क्या हो रहा है कि आराम से लॉन्ग टाइम के लिए बैंकों को लोन मिल जा रहा है RBI से। अब इससे क्या हो, सबाई सी बात है, ये लोग भी बड़े बड़े ऋण दे पाएंगे और लंबे टाइम के लिए दे पाएंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। यह प्रक्रिया रेपो ऑपरेशन की तरह ही कार्य करती है, यद्यपि यहाँ ऋण की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। बस ये चीज़ याद रखना, लॉन्ग टाइम इसीलिए बोला गया। RBI के अनुसार रेपो रेट की अवधि को बढ़ाने के लिए बैंकों को अपना मार्जिन बनाए रखने के लिए ग्राहकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता होगी। अब मतलब इसका यही प्लान है कि भाई देखो एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट टाइम अगर आप पैसे कहीं इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। पर लॉन्ग टाइम में मतलब लॉन्ग टाइम में जैसे मान लो कहीं, पहली बात तो लोग इन्वेस्ट करते नहीं, शॉर्ट टाइम में लोग मतलब इन्वेस्ट करते तो कम प्रॉफिट रहता है उसमें। जैसे 1 मिनट सोचो, किसी को आपने 10,000 रुपये दिए 1 महीने के लिए,
तो उस पर मान लो अगर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो 100 रुपये, मान लो 1000 रुपये मिल गया आपको, ठीक है। परंतु वही 10,000 आप मान लो कि 10 साल के लिए लगा रहे हो तो ज़्यादा मिलेगा ना, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। पर परसेंटेज ऑफ द ब्याज जो रहेगी वो दर कम रहेगी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा, आप मान लो कि किसी को 10,000 दे रहे हो, 10 साल के लिए दे रहे हो, अब ऐसा नहीं कि उसे मान लो 20% पे दे रहे हो, उस पर कम रेट पे रहता है, ठीक है। तो इसका आरबीआई का ये मकसद था इसके द्वारा कि जो मान लो कि ब्याज की जो दर है उसको कम करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हो गया था कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो मान लो कि भाई बैंक बहुत ज़्यादा महंगा ऋण दे रहा हो, तो उस टाइम ज़रूरत थी भाई इकोनॉमी में बूस्ट कराने के लिए कम जो है कम ब्याज दर पे लोन मिल जाए। तो उसी टाइम ये शुरू किया गया था 2020 के दौर में, ठीक है। तो आरबीआई की फिर दोबारा समझना है चीज़ को, आरबीआई के अनुसार रेपो रेट की अवधि को बढ़ाने के लिए बैंकों को अपना मार्जिन बनाए रखने के लिए ग्राहकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने में सरलता होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो बैंक होंगे जब वो किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा जैसे मान लो कि आरबीआई से उन्होंने पैसा लिया 4% पे, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं अब यहाँ पे 10% में दे रहे हैं, इनको 5% में देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो उद्योगपति होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने आएंगे यहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसका मकसद यही था, और मैंने बोला था कोविड-19 के दौर में लाया गया था। कोविड के दौरान इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक अवधि के लिए तरलता आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना। अब अगला टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो, तो वही है, लॉन्ग टर्म रेपो तो हो ही गया, टारगेट मतलब लक्षित है किसी क्षेत्र को विशेष को कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ रखनी है, मान लो किसी विशेष समुदाय को लक्षित करके कर दिया तो उसको टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो बोलते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को लक्षित वर्ग को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभूतियों के आधार पर 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आता है नियो बैंक या जिनको बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी खुला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक मतलब जैसे डिजिटल बैंकिंग हो गया, इसमें नई नई जो चीज़ें हैं भाई, कैसे सोचो पहले बैंक का क्या था कि पहले लोग बैंक में जाते थे, पैसा जमा करते थे, आज के ज़माना ऑनलाइन पे आ गया। अब ऑनलाइन से सोचो कि अब धीरे धीरे अपन फ़ोन पे इन पे आ गए। अब आगे और फ्यूचर में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, शायद अगर आप लोग थोड़ा अवेयर होंगे तो अभी है ना एक नई टेक्नोलॉजी है। जैसे अपन क्या होता है, जैसे मान लो दुकान पे जाते हैं, स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर अपना वो डालना पड़ता है अपने को। अब ऐसी मतलब छोटे मोटे पेमेंट के लिए आप डायरेक्ट बस वो करो, ऑटोमेटिक क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक आ जाए, कट जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फिनटेक जो है गुजरात में गिफ्ट सिटी वाला, तो वहाँ पे ये नए नए इनोवेशन होते रहते हैं कि भाई कैसे मतलब जो है डिजिटल बैंकिंग को उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो न्यू बैंकिंग मतलब ये कि नए ज़माने का बैंक, मतलब कैसे और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाए, वो सारी चीज़ें। भारत में डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का क्रम में नियो बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। नियो बैंक की विशेषता क्या होती है, इसका कोई भौतिक शाखा नहीं होती, समझ में आया, मतलब डिजिटल बैंक है एक तरीके से। डिजिटल जैसे आजकल होता है ना, डिजिटली खाता खुल जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि बैंक में जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। और आजकल तो देखो ना, जब मैंने ऐसा था कि 2020-21 वाले दौर मुझे कुछ खाते की ज़रूरत थी, हाँ, तो ऐसा था कि मुझे चाहिए था, तो उसमें मैंने, मेरा दोस्त था उसने अप्लाई किया। और आजकल केवाईसी भी है ना डायरेक्ट मोबाइल पे हो जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बैंक जाने की। वो वीडियो कॉल करेंगे, आपको कंफर्म करेंगे कि आप ही हो, बस हो गया। तो ये इस तरीके की नियो बैंक का मतलब ये है कि डिजिटल बैंक है, आपको कोई इसके फिजिकल ब्रांच नहीं मिलेगी। और स्वाभाविक सी बात है ना, सोचो अब क्या हो गया, जैसे मान लो कहीं तुम मान लो एम्प्लॉय हो तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है। अब वो सिस्टम गया पहले वाला, पहले चेक मिलता था, चेक को बैंक में जमा कराओ, फिर आपसे वहाँ से पैसे निकालो, वो सिस्टम खत्म हो गया। तो सोचो बैंक ब्रांच की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। तुम्हें मान लो जहाँ एम्प्लॉय तुम्हारा मान लो जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ से तुम्हें सैलरी मिल रही हो, डायरेक्ट बैंक में मिल रही है। अब बैंक से तुम्हारे डायरेक्ट खाते में है, और ऑनलाइन बैंकिंग है, तुम्हारे फ़ोन पे गूगल पे, आराम से पेमेंट करो, ज़रूरत ही नहीं है। बैंक की ज़रूरत तो तब पड़ती है ना भाई जब आप वहाँ पे जा रहे हो, तो ऐसी कोई शाखा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। यह बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की सहायता से ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराती है। जैसे आजकल चैट बोट आप देखते होंगे, तो ये सोचो ना, अगर आपने कभी बात किया हो ना, तो आजकल जैसे चैट बोट इतने परफेक्ट हो गए, मतलब आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। जैसे अगर आप लोगों में कोई स्नैपचैट यूज़ कर रहा हो तो स्नैपचैट में आता है, एआई की तरफ से उनके रिकमेंडेड होता है, आप उससे बात कीजिए दोस्त की तरह, हर चीज़ पे आपको एडवाइस करेगा। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ सोचो जो बैंक होते हैं उनमें भी किया जाता है। जैसे मान लो आपको लोन लेना है तो उससे वहीं पे बात करो, लोन लेना कितना चाहिए, क्या है, वो सारी बता देगा आपको। और वो कोई इंसान नहीं बात कर रहा होता है, वो एआई ही है।
जैसे गूगल सीरी हो गया, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये है कि हायर कैसे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है बैंकिंग में, ठीक है। परंपरागत हम लोग क्या फैमिली प्लानिंग में, मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसे वो एक बनाई गई थी वेबसाइट। मतलब उसमें जैसे कोई लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते सर की वजह से, तो उसमें पूरा क्वेश्चन लिख के आता था, मतलब टाइप कर दो तो वो पूरा रिप्लाई करते थे उसके अकॉर्डिंग। अरे मैं तो बात किया हूँ ना जैसे मैं सही बता रहा हूँ। अरे मैंने एकदम ओपनली बात की। तो मैं बता रहा हूँ, देखो अब मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ तो कहाँ से, तो मेरे मानने की ना ये आप जो बता रही हो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपन बात है ना कि देखो क्या होता है, जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से जब मेरे भैया की शादी हुई थी, तो ऐसा होता है ना नए नए न्यू, मतलब जो जिनकी शादी होती है तो मतलब जो फैमिली प्लानिंग जो रहता है मिनिस्ट्री रहती है उसकी तरफ से कॉल वॉल जाते हैं ताकि मतलब अच्छे से मतलब फैमिली प्लानिंग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती है, पर लोग है ना जैसे मेरे भैया के पास कॉल आता तो शर्माते थे, ऐसा होता था। तो स्वाभाविक सी बात है। परंतु जब पता लग जाएगी उस मोबाइल में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मशीन है, तो उससे तो अपन सारी चीज़ बातें शेयर कर सकते हैं ना। मान लो किसी भी चीज़ के बारे में XYZ कोई भी चीज़ पूछना हो, मान लो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई पूछना हो, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना क्या है, तो वो मशीन जवाब दे रही है। अपन बात है कि जो आप बता रहे हो ना उसमें दिक्कत क्या है, उनको ऐसा लगता है कि सामने मशीन नहीं है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है हमसे। तो आपको अगर उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना तो आपको ये कन्वे करना पड़ेगा लोगों की, पहली बात है मशीन है, यहाँ पे आप अपने प्राइवेसी के बारे में टेंशन मत लो। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसी चीज़ें रहती है। तो वही मैं बता रहा हूँ बैंकिंग कॉन्सेप्ट में भी यही है कि आप बैंकिंग में जब जाओगे ना तो उसमें सारा बता देगा आपको कौन सा खाता खुलवाना है, क्या है, किस खाते का फायदा क्या नुकसान, सब X to Z उसमें कौन से बैंक से आपको खाता, मान लो कि ब्याज दर क्या चल रही है, सब बताया जाता है, ठीक है। परंपरागत बैंकिंग से अलग नियो बैंक का यूजर इंटरफेरेंस अच्छा होता है, जिसमें बैंकिंग सेवाएं सरलता से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल जैसे बचत खाता हो, शीघ्र ऋण मिल जाता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड सब मिल जाएगा आराम से, ठीक है। निम्न शुल्क होता है, चार्जेस भी कम होगा। क्योंकि चार्जेस कम क्यों होगा, सोचो आप, स्वाभाविक सी बात है उसकी फिजिकल ब्रांच है नहीं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको कॉस्ट लग नहीं रही है, तो वो कम कॉस्ट पे काम करेगा ना आराम से। आधुनिक तकनीकी पर आधारित होने के कारण ये सेवाएं सुरक्षित एवं वहनीय होती है, अफोर्डेबल भी है और सिक्योरिटी भी है उसका, ठीक है। बैंकिंग लाइसेंस संबंधी RBI के दिशा निर्देशानुसार भौतिक शाखा के अभाव में बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अतः वर्तमान में ये कंपनियां साझेदार बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराती है। भारत में क्या थोड़ा भी इतना ज़्यादा इनको नहीं दे रहा, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो देखो बात है ना, दिक्कत इंडिया में देखो सबसे बड़ी बात है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट है। और रियलिटी में देखोगे तो डिजिटल एजुकेशन तो कितने लोगों की है, कौन है जो स्मार्टली यूज कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ 100 में से 20 लोग भी नहीं है जो स्मार्टली यूज कर पाते हैं। तो ये कारण आज भी जो भारत में भाई चाहिए बैंक, तो एक फिजिकली रूप में तो चाहिए। तो ये कारण है कि इन बैंकों को बढ़ावा नहीं मिल रहा। परंतु ये बैंक क्या कर रहे हैं कि टाइप कर रहे हैं, जैसे SBI के साथ मान लो कि भाई तुम्हारे ऑनलाइन हम देख लेंगे, तो ऐसे टाइप करके चल रहे हैं। परंतु रियलिटी में ऐसा बैंक कभी कॉन्सेप्ट में नहीं है इंडिया में, पर आगे के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात आती है विनियम रेगुलेशन की, बस सैंड बॉक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। RBI द्वारा देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ, फिनटेक कंपनी क्या करती है, ये रिसर्च करती है नई नई चीज़ें, कैसे बैंकिंग प्रोडक्ट को, सोचो जैसे मान लो इनोवेशन आता है, जैसे मान लो कि एप्पल के फ़ोन में सोचो हमेशा अपग्रेडेशन आता है, या कोई सा भी फ़ोन ले लो, किसी कंपनी का फ़ोन ले लो या कपड़ों में ले लो, तो भाई स्वाभाविक सी बात है वैसे फाइनेंशियल जो सर्विसेज होते हैं उसमें भी तो आना चाहिए ना। सोचो कि पहले पेटीएम ही लोग यूज कर रहे थे, पेटीएम कितनी खराब सिस्टम था, उसमें वॉलेट में पैसा डालो, ये सारी चीज़ें होती थी। और सोचो आजकल कितना ईजी बन गया है, फ़ोन पे आराम से ईजी यूज़ कर लेते हो, हर कोई यूज़ कर लेता है, या एक अनपढ़ व्यक्ति भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें आएगी वो क्या कब आएगी, जब ये फिनटेक कंपनियाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनियाँ वित्तीय व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग करके वित्तीय सेवा को पहुँच को तीव्र एवं सुगम बनाती है। इन कंपनियों में वित्तीय व्यवस्था से संबंधित नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज़ को लाया जाता है, जिसे न केवल वित्तीय सेवा की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक हो पाए, बल्कि इनके माध्यम से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो विनियामक या सैंडबॉक्स एक बुनियादी ढांचा है जो फिनटेक कंपनी को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में विभिन्न सेवाओं के उपलक्ष्य से हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि सैंडबॉक्स ऐसे करके डायरेक्ट पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो फिनटेक कंपनी से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। वित्तीय उत्पादों के बाजार में आने से पहले यदि उनका उचित परीक्षण कर लिया जाए तो न केवल वित्तीय सेवाओं की लागत में कमी जाएगी, बल्कि वित्तीय सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ठीक है। अब बात आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि PY की रटे होनी चाहिए। अब जैसे मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ें समझो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे या कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो, तो वो जब पेपर तुम्हारे माइंड में घूमते रहेंगे ना, तो वो तुम्हें प्रोसेस करवाएंगे कि हाँ किधर क्या पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा, तो ये क्या होता है, आरबीआई द्वारा बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए एक नए उपकरण का प्रयोग किया गया है, जिसे एसडीएफ कहा गया है। तो याद रखना, पलक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी फैल गई है मार्केट में, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए आरबीआई का एक टूल्स है। ठीक, वर्ष 2018 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा में संशोधन करके एसडीएफ को प्रारंभ किया गया था। समझ बताओ उस टाइम क्यों किया गया होगा, याद करो 2017 में क्या हुआ था, पता है ना क्या हुआ था 2017 में? सो गए क्या सब लोग? अरे क्या हुआ, सो गए क्या? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या हुआ नहीं ना? अरे सो गए क्या आप लोग सब लोग? नहीं सुन रहे हैं। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ तो। बाकी कोई नहीं अनम्यूट कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं बोला था 2017 में क्या हुआ था, याद है आप लोगों को? आधार कार्ड। आधार कार्ड आया था 2017 में, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना। तुम लोगों को नहीं पता? 2017 में क्या हुआ था तुम लोगों को नहीं पता? डीबीटी। 2016 में क्या हुआ था तुम लोगों को कुछ पता है? अरे नोटबंदीकरण का कब चला था? 2016 में तो हुआ था, नवंबर 2016 में। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ था कि उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी फैल गई थी, तो उस टाइम के लिए लाया गया था फिर 2018 में। ठीक है, यह तरलता को अवशोषित करने का एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत आरबीआई को बैंकों के पास प्रतिभूतियां गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या रखेगी, इस प्रकार यह आरबीआई की मौद्रिक नीति को अधिक मजबूत करता है। एसडीएफ एलएएफ कॉरिडोर के लिए फ्लोर रेट के रूप में प्रयोग की जाने वाली फिक्स रिवर्स रेपो रेट को प्रतिस्थापित करता है। एसडीएफ को 3.75 की दर से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अब देखो एक ही याद रखना, स्थायी जमा सुविधा है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, जैसे आरबीआई से मान लो पैसे उधार लेना है। ठीक है, अब मार्केट में मान लो पैसे छोड़ने हैं, तो पहले तो क्या होता था कि जैसे बैंक प्रतिभूति जमा करते थे, फिर उसके बाद में लेते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रतिभूति जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट आरबीआई से लोन लो, परंतु आपको कुछ टाइम के बाद रिपे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि उससे जैसे, या मान लो कि जैसे आरबीआई के पास पैसे जमा करना आपको, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कि आरबीआई पास पैसे जमा करना है, तो आरबीआई कुछ मान लो कि आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है इस टाइप से, या मान लो ब्याज के लिए बोल रहा है, तो वैसा नहीं है ये। ठीक है, ये मार्केट से पैसा को निकालने के लिए आरबीआई का टूल्स है एक तरीके से। अब तो सोचो कि अपन मार्केट से पैसा कम करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, बैंक जैसे मान लो कि ब्याज दर बढ़ा देगी एफडी पे, तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा वहाँ पैसे लेके आएंगे। ठीक है, मार्केट से पैसा सोचना, आपको ये चीज़ समझो ना, मार्केट से पैसा लेना है, तो मार्केट में लोग वापस से पैसा जमा क्यों करेंगे, कब करेंगे? एक तो ब्याज दरें बढ़ा दे, मान लो बैंक जो है, जब बैंक ब्याज दर बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक नया लोन नहीं बटेगा, सब ऐसी बात है, क्या होगी, तरलता कम होगी। दूसरा काम क्या किया जा सकता है, एफडी बढ़ा दे। ठीक है, या दूसरा काम क्या किया जा सकता है, जैसे मान लो आरबीआई है, आरबीआई बोल दे कि जो रेपो रेट है उस पर मैं रिवर्स रेपो रेट पे ज़्यादा बढ़ा दे कि, और तो इससे क्या होगा, बैंक जो है लोन बांटने की जगह में क्या जाएंगे, आरबीआई के पास जमा करने जाएंगे। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, देखो इस प्रकार यह आरबीआई की मौद्रिक नीति का अधिक मजबूत करता है। एसडीएफ एलएएफ कॉरिडोर के लिए फ्लोर रेट के रूप में प्रयोग की जाने वाली फिक्स रिवर्स रेपो रेट की प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये फिक्स, जैसे पहले क्या होता था फिक्स था, नहीं, अब ये जो समय परिस्थिति के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। जैसे मान लो कि अभी बहुत ज़्यादा तरलता बढ़ गई है, तो आरबीआई क्या करेगा, उसको जो है रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या अगर बढ़ा देगा, तो समझ बात, बैंक क्या करेंगे, सब आरबीआई के पास जमा करेंगे पैसा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मार्केट से कम हो जाएगा। तो ये याद रखना कि एमएसएफ, रेपो और एसडीएफ। ठीक है, तो एसडीएफ जैसे जो अगर रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, एमएसएफ जो है रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो ये अपन ने आगे पीछे पढ़ा था, तो ये चीज़ याद रखना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ठीक है, रेपो रेट पढ़ाए थे, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गई जो अभी पढ़े।
अब आता है इंक्रीमेंटल CRR, ठीक है, केस रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब ये देखो, मैं वही बता रहा था 2016 का, तो याद रखना। विमुद्रीकरण के कारण क्या होता, समय बैंकों के पास अत्यधिक नकदी इकट्ठा हो गई थी। अब सवाल सी बात है, बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नकद केस आ गए तो क्या करेगा, ठीक। परिणाम स्वरूप उससे भविष्य में NPA बढ़ सकता था, क्योंकि सवाल सी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या करेंगे, अंधाधुंध लोन बांटेंगे तो सवाल सी बात है NPA बढ़ेगा। तथा अत्यधिक नकदी से बाजार में अस्थिरता आ सकती थी, इसीलिए अत्यधिक तरलता को अवशोषण हेतु RBI द्वारा इंक्रीमेंटल CRR का प्रयोग किया गया। मतलब जो CRR, याद रखो कि जो RBI के पास बैंक लोग जमा करते हैं, केस रिजर्व रेशियो, इसको क्या कर दिया जाए, जैसे मान 4% जमा कर रहे थे, अब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो RBI ने बोल दिया कि नहीं, अब तुम 6% जमा करोगे, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंकों के एक निश्चित अवधि के NDTL का हिस्सा RBI के पास CRR के रूप में रिजर्व रखने को कहा गया, यद्यपि बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और RBI के पास रखना होता है, केस में रखना होता है, ये चीज़ याद रखना। अगला रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेसिव ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 में क्या हो रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेट लाभ 5 वर्ष बाद सकारात्मक रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, तो पहले तो घाटे में जा रहे थे लोग। वह 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ये क्या ROA रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ एसेट, ठीक है, सकारात्मक रहा। मतलब समझ में आता है कि जितना लोन बांट रहे थे उस पर पैसा मिल रहा है, क्योंकि उनकी आय स्थिर रही थी तथा व्यय में गिरावट आई है, तो खर्चे भी कम हो रहे हैं और आय बढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से निजी क्षेत्र के बैंक अपनी जमा राशि को समर्थन देने के लिए तथा ऋण वृद्धि को बढ़ाने के लिए उधार पर अत्यधिक निर्भर रहे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निम्न बजट वाली CA जमा राशि का लाभ उठाया। ये सुकन्या समृद्धि योजना नहीं, उसका तो सरकार फायदा उठाती है। निम्न बजट वाली एक CA क्या है, लिखा है इधर कहीं पे, ठीक है। देखो सुनो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, समझो। देखो मेन बात यही थी कि वैसे वैसी बात है कि तो NPA से बचा, ठीक है, NPA नहीं हो रहा था बैंकों का, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। दूसरा कहता है कि ऐतिहासिक रूप से निजी क्षेत्र के बैंक अपनी जमा राशि को समर्थन देने के लिए, ठीक है, तथा ऋण वृद्धि को बढ़ाने के लिए उधार पर अत्यधिक निर्भर रहे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने निम्न बजट वाली कासा क्या बोलते हैं इसको, करंट कैश अकाउंट, और ये बोलते हैं उसको सेविंग अकाउंट, हाँ कासा उसी का, ठीक है। तो जमा राशि का लाभ उठाया इन्होंने, कैश अकाउंट और सेविंग अकाउंट थे, ठीक है, तो उसका लाभ उठाया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, परंतु वो जो प्राइवेट बैंक थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा देखिए याद रखना, इस टाइप की जो रिपोर्ट आती है, कभी भी ना क्वेश्चन UPSC का कभी क्वेश्चन बनेगा ना तो बेसिक्स में जाके बनाते हैं, ठीक है। वो कभी किसी रिपोर्ट को, हाँ ये मेंस में पूछा जा सकता है कि मेंस में अभी क्या ट्रेंडिंग एनालिसिस चल रहा है, वहाँ पे तुम लिख सकते हो, मेंस में फ़ायदेमंद है। PT में हमेशा पूछेगा बेसिक्स में जाके, इसी याद रखना। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा राशि का प्रतिफल पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक रहा है, जिसका मुख्य कारण निम्न लागत वाली करंट, ये CA एक बार सर्च करो, एक मिनट में देखता हूँ, यही तो है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या कुछ और है। मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी में कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आया तो सर्च करके देख लिया करो। ठीक है, वही है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अरे इकोनॉमी में खास तौर से छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन बनता है, तो इनको क्लियर करके चलना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे, ठीक है, उनके द्वारा जो जमा राशि का प्रतिफल पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक रहा, जिसका मुख्य कारण था कि निम्न लागत वाली इनके जो करंट अकाउंट, चेकिंग अकाउंट थे, उन पर कम लागत आ रही थी, ठीक है। वह 2018 से यह देखा गया कि GNP में, ग्रॉस नेशनल GNP जो होता है, ठीक है, में कमी का मुख्य कारण रहा राइट ऑफ रहा, जबकि अन्य कारणों की भूमिका कम रही है। राइट ऑफ करना मतलब समझ रहे हो, राइट ऑफ करना किसी, जैसे मान लो कि किसी को लोन दे के रखा था, ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसानों को लोन दे के रखा था, सरकार ने बोला कि माफ़ कर दो, तो उसको राइट ऑफ बोलते हैं, उसको समाप्त कर देना, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत थी उसके कारण,
और हमेशा इसीलिए तो बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम में जो ऋण माफ़ी की जाती है, इससे बैंकों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, गवर्नमेंट का तो क्या बोल के निकल जाते हैं वो लोग। ठीक है, ग्रोस एनपीए वर्ष 2019-20 से प्रारंभ होकर मार्च 2021 तक लगातार कम रहा तथा बाद में सितंबर 2021 में 6.9% पहुँच गया, जिसका मुख्य कारण है स्लिपेज रेशियो। ठीक, स्लिपेज रेशियो में कमी आई थी। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा एक चीज़ यही मान के चलो कि एनपीए में वृद्धि हो रही है तो किस कारणों से हो रही है, तो जैसे राइट ऑफ करना, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात अंधाधुंध लोन बांट देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्लिपेज रेशियो क्या होता है एक बार देखो इसको टर्मिनोलॉजी सर्च करके। ये पक्का वही होगा स्लिपेज रेशियो। जैसे मान लो कि बहुत बार बैंकिंग जो केवाईसी नियम का इनका फॉलो नहीं करता, ऐसे लोन दे देता है। स्लिपेज रेशियो रिफर्स टू द रेट ऑफ विच ए गुड लोन बिकम स्ट्रेस। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था ना, वही चीज़ है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लो कि बिना केवाईसी चेक करके आपने लोन दे दिया तो वो स्वाभाविक होता है एनपीए होगा वो। ठीक है, मतलब स्लिपेज मतलब फिसल गए मतलब सीधी सी बात है। मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी होगी, इन्वायरमेंट की हो गई, इसमें आपको ना जितना चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। एनपीए की वसूली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत आईबीसी तथा सरफेसी अधिनियम का मुख्य योगदान रहा है। ये अपन पढ़ चुके हैं आगे। लोक अदालत में एआरसी के माध्यम से भी एनपीए की वसूली में कमी आई है। ठीक है, बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जबकि ग्रॉस एनपीए में उनकी हिस्सेदारी 32.8 से बढ़कर 40.5 हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर इधर जो है वो एनपीए बढ़ा। तो समझ बात हो मोस्टली क्यों बढ़ता है, बढ़ने का सबसे एकमात्र रीज़न यही रहता है कि जब सरकारें जो ये ऋण माफ़ी का ऐसे इस टाइप का करती है तो वो रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था इस टाइप के क्वेश्चन। मैं फिर बताऊँ ना एक बार, आरबीआई के जो स्टेप होते हैं ना उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो आरबीआई अभी प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन को देखते क्या कोई नया प्रोग्राम ला रही है, कोई चीज़ ला रही है, रेपो रेट, इन सारी चीज़ें थोड़ा ऑब्जर्व करना करंट अफेयर में। करंट अफेयर से आते हैं मोस्टली क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें तो वो तो पता होनी चाहिए, परंतु ये चीज़ें रखना। जैसे अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट है, उस टाइम चल रहा था, अभी उसे देखिए जरूरत ही ना पड़े तो क्यों पूछेगा यूपीएससी, अभी उसे तो कुछ और नया कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े। तो आरबीआई की जो नई नई जो थीम आती रहती है उस पर ध्यान रखना। इसका प्रयोग आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में किया गया। ठीक है, वर्ष 1961 में ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका में उसके द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य डॉलर को मजबूत करना था। ठीक है, तो ये याद रखना 2021 के दौर में ऐसा हो रहा था, भारत में डॉलर बहुत कमज़ोर होते जा रहा, मतलब भारत का रुपया बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। तो इसकी सवाल सी बात है कि ऑपरेशन ट्विस्ट उसी से संबंधित है। भारत में एक गैर परंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा अल्पकालिक प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ध्यान से समझना ही चाहिए, शॉर्ट टर्म जो पीरियड के लिए तो क्या होगा, विक्रय किया जाएगा। ठीक है, और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को क्या होगा, खरीदा जाएगा, शॉर्ट टाइम के को बेचा जाएगा। एक साथ किया जाता है और दोनों काम, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्यों किया जाता है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज को कम करना होता है। ठीक है, इसकी सहायता से दीर्घकालिक अवधि की ब्याज दरों में कमी करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाती है। बस ये चीज़ याद रखना, यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। ठीक है, जो शॉर्ट टाइम की तो सेल करेंगे, लॉन्ग टाइम की वो परचेज करेंगे। ठीक है, रीज़न यही है कि ताकि लॉन्ग टाइम में ब्याज दर वो कम हो। ठीक है, यहाँ ट्विस्ट का शब्द का तात्पर्य है जो यील्ड का होता है। ये किसकी आवाज़ आ रही है, म्यूट करो कौन है। ठीक है, यह ट्विस्ट शब्द का तात्पर्य जो यील्ड करो होता है उसे ट्विस्ट करने से, मतलब सबाई सी बात है, जो सबाई सी बात देखो, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, अभी इसको थोड़ा बहुत सबाई सी बात है कम करना, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, तथा इसके लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। जब केंद्रीय बैंक के पास अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करने का विकल्प सीमित हो जाता है तो वह ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग करता है। इसे याद रखना। ठीक है, आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में कोविड के प्रभाव से उबारने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग किया गया था। इसलिए बता दो अभी उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था, वरना अभी जो है अभी इकोनॉमी की नई कंडीशन है, अभी ऐसा कोई कोरोना जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, अभी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो गया, मान लो कि महंगाई चल रही है, ऐसा टाइप से है। तो अभी की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या नया स्टेप ले रहा है तो वो चीज़ याद रखना।
इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा 10 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय का निर्णय लिया गया, जिसमें दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 2026 और 2030 है। सामान्य 10 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड पर मिलने वाला यील्ड को मानक स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट के प्रभाव क्या रहे? दीर्घकालिक ब्याज दरों में कमी करना, यही तो उद्देश्य था इसका। इससे क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, जब दीर्घकालिक ब्याज दर कम हो जाएगी तो दीर्घकालिक निवेश बढ़ेगा। दीर्घकालिक निवेश में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि की संभावना हुई और उद्योगों के लिए ऋण की लागत में कमी आई तो नए नए रोजगार, नए नए उद्योग धंधे खुलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आर्थिक मंदी है उनसे निपटने का अच्छा मौका मिलेगा। यील्ड क्या होती है? यील्ड देखो, एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि ये होता है मतलब गैप कितना है, ठीक है, या मान लो यील्ड ये जैसे अपन प्रोडक्टिविटी से भी लेते हैं इसको, जैसे खेतों में कितनी प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है उसका, ठीक है, उससे लेते हैं। यह किसी निश्चित अवधि में निवेश पर प्राप्त होने वाली आय है, अर्थात निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों पर किए गए निवेश के परिणाम स्वरूप प्राप्त कैश फ्लो को दर्शाता है। सामान्यतः यील्ड को परसेंटेज में दर्शाया जाता है। यील्ड मतलब जैसे बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज और बॉन्ड सिक्योरिटी प्राइस कितना, जैसे मान लो 100 रुपये का खरीदा, 125 रुपये मुझे मिल रहा है, तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अब मान लो मैंने 100 रुपये खर्च किया, मुझे मिल रहा है 90, उल्टा कम हो गया ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। माना किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपये और इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपये है, ठीक है, तो ये बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा उसका, 100/1000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 10% हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि डिस्काउंट उस पर दिया जा रहा है, 800 पे दिया जा रहा है, ठीक है। अरे गलत किया है इसने, यहाँ पे 100/1000 आएगा, तभी तो मुझे उल्टा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मान लो डिस्काउंट वैल्यू पे जारी कर दिया जाता है, 800 रुपये का दिया जा रहा है और उस पर 100 रुपये का लाभ, तो 12.5% का यील्ड होगी। अरे ऐसे सोचो कि अब फिर 1200 का था, उस पर 100% मतलब प्रॉफिट दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो 8.3% है, तो ऑटोमेटिक देखो ब्याज दर कम हो गई। तो ऐसा कुछ प्रभाव करना, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक, ताकि ब्याज दर जो कम हो जाए, अर्थात बॉन्ड प्राइस को यील्ड में व्युत्पत्ति संबंध होता है, तो ये याद रखना। बॉन्ड की जो प्राइस होगी और जो यील्ड है उसमें इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से इसमें देखो, जैसे अपन बॉन्ड प्राइस यहाँ पे ये 100/1000 है, ठीक है, ध्यान समझना। जब मान लो कि ये 1000 था, अब ये देखो इधर अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 8.3% है। सोचो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, सॉरी ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी मैच्योरिटी, ठीक है, यह बॉन्ड की परिपक्वता अवधि तक मिलने वाली औसत प्रतिफल की दर को दर्शाता है। ठीक है, नॉर्मल बात है, मैं मेन तो अपन ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये मतलब कभी कभी जो कॉन्सेप्ट करंट अफेयर में आएंगे तो वहाँ चीज़ें समझने में मदद मिलेगी तुम्हें। अब बॉन्ड प्राइस तथा इंटरेस्ट रेट में रिलेशन क्या होता है? अब देखो, बॉन्ड प्राइस में कमी आने से ब्याज दरों में वृद्धि आ जाती है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ 1200 था और यहाँ पे मान लो 1000 है। ठीक है, अब स्वाभाविक बात है, इससे क्या हो रहा है, वृद्धि आ गई ब्याज दर में। ठीक है, मतलब जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। तो तथा बॉन्ड प्राइस में वृद्धि होने पर ब्याज दर में कमी आती है। अब देखो यहाँ 1200 हो गया तो यहाँ ब्याज दर 8.3 हो गई, क्योंकि पुराने बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज नए बॉन्ड की तुलना से कम होता है, अतः पुराने बॉन्ड को डिस्काउंटेड वैल्यू पर बेचना पड़ता है। ठीक है, तो उसको डिस्काउंट प्राइस में बेचेंगे। देखो यहाँ पे जैसे किया था, इसको डिस्काउंट प्राइस है 1000 रुपये का, उसको बेच रहे हैं 800 रुपये में, तो ऑटोमेटिक इसको प्रॉफिट है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे जाके जो भी गवर्नमेंट कभी स्टेप लोगे तो ये चीज़ें बेसिक हमेशा रहेगा, तो ये चीज़ समझ लेना। एक बार दोबारा एक बार नोट्स को जाके पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार यूट्यूब पे जाके ना थोड़ा एक बार बेसिक वीडियो को देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो। मतलब सिंपल से देखो, एक लाइन ये याद है ना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के पीछे सारे कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब यील्ड कवर देखो ध्यान से समझना। मैच्योरिटी है, यील्ड है, देखो स्वाभाविक बात है, समय के साथ मैच्योरिटी को तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे मान लो कहीं आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर मान लो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो स्वाभाविक बात है आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर मान लो एक कुछ सर्टेन टाइम पीरियड बाद में आप निकालना चाह रहे हो तो स्वाभाविक बात है ऑटोमेटिक कम ब्याज दर में मिलेगा आपको।
यह अलग अलग परिपक्वता अवधि तथा समान गुणवत्ता वाले बॉन्ड की यील्ड को प्रदर्शित करता है। यील्ड कवर में भविष्य में ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन तथा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार यील्ड कवर का ऋण बाजार का मानक कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे जैसे मान लो कि आपने अगर शेयर मार्केट में 100 रुपये कहीं लगा दी, मान लो किसी कंपनी का शेयर खरीदा आपने, ध्यान से समझना। अगर मान लो कि इसका मान लो कि 1 साल बाद में आपको 120 रुपये मिलने वाले, ध्यान से समझना। अब मान लो कि तुम किसी को बेचना चाहते हो, मान लो आज 1 साल में मतलब था 6 महीने में आप बेचना चाहते हो, तो कोई आपको 120 रुपये से नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आपको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये दे देगा, 110 दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैच्योरिटी जब पीरियड बढ़ता जाता है तो उसकी यील्ड जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मर्जर ऑफ बैंक का याद करो कि 2019 में इस टाइम को बहुत प्रोसेस चला था। मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था आपको, PYQ में आया था उस टाइम। ठीक है, तो अगर बेसिक में जाओगे तो इंदिरा गांधी ने भी पहले किया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, बैंकों की विलय की प्रक्रिया में एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को अधिग्रहण कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों में किसी एक बैंक को अस्तित्व शेष रहता है। याद करो जैसे इलाहाबाद, यूको बैंक, इनको मिलाया गया था। बैंकों के विलय हेतु RBI की मंजूरी अनिवार्य है, ये याद रखना। सब देखो ये टेक्निकल टर्म है भाई, किसकी मंजूरी चाहिए, कौन करता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विलय करने के लिए शेयर होल्डर के रूप में सरकार की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जब सरकारी बैंक होंगे तो समझ सरकार की अनुमति जरूरी होती है। निजी बैंकों के संदर्भ में विलय से अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव की समस्या के लिए सरकार की सहमति अनिवार्य है। भारत में नरसिम्हन समिति तथा PJ नायक समिति द्वारा वैश्विक स्तर के बड़े बैंक बनाने की सिफारिश की गई तथा इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बैंकों की विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके पक्ष में क्या तर्क है भाई, क्यों करना चाहिए। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, जैसे पहली बात तो क्या हो रही थी ना, छोटे छोटे बैंक है, बहुत NPA के शिकार थे, नेगेटिविटी। अब मान लो कि जैसे ध्यान समझना, इसके पास -10 रुपये थे NPA में और ये थोड़ा +20 प्रॉफिट में था। अब मान लो इन दोनों को बैंक को मेजर कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अब ये किसी इस बैंक में क्या होगा, अब ट्रस्ट बढ़ेगा ना। अब इस बैंक में तो कोई जा ही नहीं रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है इस बैंक का क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए भी किया जाता है। दूसरी बात क्या, छोटे छोटे बैंक ज़्यादा पूंजी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। बड़े बैंक रहेंगे, जैसे मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक के 10 मान लो कि ब्रांच थे, अब 10 ब्रांच अलग अलग है। SBI मान लो उसमें मिल गया तो SBI को और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा। तो वैसे भी इसलिए किया जाता है। इसके पक्ष में देखते हैं फेवर में क्यों किया कर जाता है। एक तो वैश्विक स्तर के बैंक को बनाने में सहायता मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, एक बड़े लेवल के बैंक बनेंगे अपने पास तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा स्कोप बनेंगे। ठीक है, विलय के बाद बैंकों की पूंजी आदान में वृद्धि हो सकती है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि SBI में 10 पंजाब नेशनल बैंक को मिला दिया गया। इनके पास पहले 100 रुपये थे, अब 50 रुपये और आ गए, 150 रुपये को अब और ज़्यादा लोन बांट सकते हैं। ठीक है, बैंकों के विलय से दोहरी परिचालन लागत में कटौती होगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि फालतू में, जैसे SBI का बैंक मान लो कि इस गांव में था और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में, ये भी फालतू अपने एम्प्लॉय इनको दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा तो परिचालन कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी तथा बैंक नई तकनीक नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। अब स्वाभाविक बात है, जब इनका कॉस्ट बचेगी तो ये कोई नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार हो सकता है। तो वही मैंने बताया था, जैसे प्लस माइनस वाला आखिर में 10 हो गए तो आखिर में तो टोटल तो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये भी है। विलय से वो कैसा जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में वृद्धि होगी तथा बेसल मानकों को लागू करना भी सरल हो जाएगा, ये एक फ़ायदा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से सरकार पर बार बार पूंजीकरण का दबाव नहीं होगा। बार बार देखो रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा था, 2019 में करना पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा NPA हो जाता था, तो वो नहीं करना पड़ेगा। बैंकिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक समान हो जाएगी। ऐसा नहीं पंजाब नेशनल बैंक को अलग सैलरी मिल रही है इनके, तो सब जब एक हो जाएगा दोनों तो सबको एक जैसा मिलेगा वेतन। ग्राहक आधार तथा बाजार पहुंच के दृष्टिकोण से बैंकों के व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये फायदे हैं। पर नेगेटिविटी क्या है भाई इसका, मान लो सभी सी बात है कि इसके पास 20 रुपये प्रॉफिट था, इसके पास 10 रुपये नेगेटिव, तो अगर इन दोनों मिला तो इसको तो नुकसान हुआ ना। तो वही है, सुदृढ़ बैंकों के साथ कमजोर बैंकों विलय करने पर सुदृढ़ बैंकों की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कार्य संस्कृति की भिन्नता के कारण मानव संसाधन का प्रबंधन प्रमुख चुनौती होगा। सभी बात है, उनके एम्प्लॉय यहाँ लाओगे, क्या करोगे, उसका किस तरीके से मैनेज करोगे। फिर बहुत बार ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब खत्म होते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें फर्क पड़ेगी ना। विभिन्न बैंकों की प्रौद्योगिकी में भिन्नता होने के कारण कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। उनका टेक्निकल सर्वर किस तरीके का था, क्या था, खाता किस, KYC नॉर्म्स कैसे थे, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से यह जानकारी मिलती है कि बैलेंस शीट का आकार बढ़ने से बैंकिंग व्यवस्था में जोखिम भी बढ़ने लग जाता है।
30 22 बार जब एनपीए बढ़ता जाएगा तो उसका जो खतरा ज़्यादा, बड़ा बैंक उतना सोचो, अगर वो बड़ा बैंक फेल हुआ तो पूरा देश में, आप सोचो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है भाई भारत में, अगर सोचो यही कोलैप्स हो जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जितना कभी कभी अपन सोचते हैं कि बड़ा बैंक है तो खतरा भी तो फिर बड़ा होगा ना। तो देखो 2020 में विलय किए जाने वाले बैंकों की सूची थी, पंजाब नेशनल बैंक को मिला गया था ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें मतलब पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था ओरिएंटल जो बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया गया था आंध्रा को और कॉरपोरेशन बैंक को, ठीक है। इंडिया प्लस इलाहाबाद बैंक को मिला गया, देखो कैनरा और सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना कि अभी तो ये ऐसा कोई प्रोसेस चल नहीं रहा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, शायद अभी जो करंट अफेयर में देखो अभी जो मेन है कि इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि एक तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डॉलर वॉलर वाला कोई इशू नहीं है। तो जब भी कोई नया इशू आता है तो थोड़ा ज़रूर देखना करंट अफेयर में कि किस चीज़ को लेके आ रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। और कि मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई जैसे बेसल नॉर्म्स है उसमें कोई नया परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। स्प्रेड का अब देखो ये जो नया कॉन्सेप्ट है फैलाव वाली है, स्प्रेड बना, देखो ध्यान से समझना, रिटर्न ऑफ फंड्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये लगाए और मुझे मान लो 150 रुपये मिलने वाले, तो ये 50 रुपये बेनिफिट हो गया, ये स्प्रेड है। अब मान लो कि अब प्रॉफिट बढ़ाने का क्या तरीका है, एक तो मान लो मैं इसकी कॉस्ट बढ़ा दूँ, मतलब कि 160 रुपये कर दूँ, 60 हो जाएगा, 170 कर दूँ, या मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ। ध्यान से समझ रहा। तो मिनिमाइज़ करने के लिए मान लो मैं पहले ह्यूमन लेबर लगा के रखा था, अब मैं क्या करूँगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा, फालतू के कर्मचारी उनको मैं निकाल के रखूँगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब ये कम होगा तो ये भी तो प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका होता है। इसलिए देखो ना पार्ले जी का जो पैकेट आज भी 5 रुपये मिल रहा है, उसका रीज़न ये नहीं है, उसकी जो साइज़ है उसको कम कर दिया गया है, प्राइस तो आज वो भी है, प्रॉफिट आज भी वही है उन लोगों का, ठीक है। ये स्प्रेड हो गई, ठीक। हेयर कट क्या होता है, हेयर कट देखो जैसे मान लो एक मैं मोटा एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें क्या, जैसे मान लो कोई भी बैंक जैसे मान लो ऋण दिया है किसी को, ठीक है, मान लो 5% ऋण दिया था, अब वो मान लो कि नहीं लौटा पा रहा, तो बैंक करता है कि कोई बात नहीं तुम 4% भी लौटा दो, तो ये जो 1% का जो किया गया वो हेयर कट है। जैसे मान लो कि जैसे आप बाल उग जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो काट दिया जाता है ना, तो वैसे ही जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया किसी व्यक्ति का, तो भाई तो कोई नहीं तो ब्याज की दर कम करके दे दे, ठीक है, ऐसा होता है। हेयर कट बैंकों को मिलने वाली संभावित राशि तथा वास्तविक राशि के बीच का अंतर हेयर कट कहलाता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हो गई, मिलने वाला था 100 रुपये और रियल में मिला कितना 50, तो ये जो जितने का अंतर कट हुआ है, मैं तो वही तो बता, जैसे मान लो कि 5% डिसाइड किया गया था, अपन 4% पे उस पर वो हो गया। हेयर कट जितना अधिक होगा बैंक उतना ही कम ऋण वसूल कर पाएंगे। वही सोचो कि जैसे मान लो 5% पे ऋण दिया गया था, अब 1% काट दिया है तो कोई बात नहीं 4% भी दे दो, अगर मान लो 4% ही काट दिया तो 1% तो बैंक को तो कम ऋण मिलेगा ना, ठीक है। अगला है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये बिल आया था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, जैसे विजय माल्या ये सब लोग भाग गए थे। हेयर कट जितना ज्यादा होगा बैंक को नुकसान उतना ज्यादा होगा। हाँ होगा ही नहीं, देखो सबाई बात, जैसे मान लो 5% पे लेना था किसी से, मान लो विजय माल्या से लेना था, अब वो नहीं लौटा पा रहा तो उसको बोले यार तो कोई बात नहीं तो 1% तो लौटा दे, तो ये 4% नुकसान हो गया ना बैंक को। जितना हेयर कट करोगे उतना ज़्यादा बैंक को नुकसान होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी वित्तीय अपराध के संदर्भ में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, इस अपराध का मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक का हो, तो उस व्यक्ति ने उस मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ दिया हो, जैसे विजय माल्या है, कहाँ सोचो कहाँ रह रहा हो कोई पता ही नहीं, मुकदमे का सामना करने के लिए देश वापस लौटने से इनकार कर दिया भाई उसने, तो उस व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराध घोषित किया जा सकता है। अनुसूची में दर्ज अपराध निम्नलिखित है, नकली करेंसी बनाना, ये चीज़ याद रखना, पर्याप्त धन न होने पर चेक का बाउंस करवाना जैसे बहुत सारे लोग करते हैं इन चीज़ों का, पैसा नहीं है फिर भी चेक काट के दिए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना, धन शोधन करना, क्रेडिटर के साथ धोखाधड़ी वाले लेन देन करना और टैक्स चोरी करना, तो ये सब सारी चीज़ें आती है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ऐसे आर्थिक अपराधियों को संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है, यह रखने उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
पूर्व में मौजूद विभिन्न अधिनियमों में भी आर्थिक अपराध को प्रावधान था, किंतु उनमें व्याप्त जटिलता के कारण मामले समयबद्ध तरीके से हल नहीं हो पाते थे। परिणाम स्वरूप वित्तीय व्यवस्था को हानि होती थी। इस समस्या को उपयुक्त अधिनियम में दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो वही है कि पहले ऐसा भी तो होता था ना। देखो मामला क्या था, जैसे मान लो कि विजय माल्या लोग पैसे लेके भाग देते थे। अब इनकी मान लो कि XYZ कंपनी है, उस पर कुछ ही नहीं हो पाता था, पर अब ऐसे नहीं, उस कंपनी को नीलामी हो जाती है, वो सारी चीज़ें लाई। अरे समय सी बातें होनी भी चाहिए, उसमें क्या है। गरीब लोगों को परेशान किया जा सकता, तो इन पैसे वालों को तो परेशान करो ना। पर सोच रहे इसलिए 100 करोड़ रुपए के रखा है, उससे कम तो रखा ही नहीं इसमें, 100 करोड़ रुपए से अधिक का। SBI वाले अभी भी मिनिमम बैलेंस पे काटते हैं पैसे सर। हाँ, वो गरीबों को लूटने का तरीका है, क्या ही करोगे। हाँ, सोचिए इस बात का ना, बहुत कभी कभी मेरे अकाउंट में आता था 1000 रुपए की 1000 निकाल लेना, और पता चला वहाँ 500 ही निकल रहा है। होता है वो चीज़। ठीक है, मुद्रा। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट कल से पढ़ेंगे। अब मैं है ना, मेरा प्लान है कि मैं हर रोज़ क्लास के बाद तुम्हें पेपर से, सर बताओ कौन कौन सा पेपर देख चुके थे अपन, कौन सा पेपर नहीं देखे? UPSC 2022 वाला देखे हो? नहीं देखे ना? डेली में PT 17 के बाद सर 2022 वाला देख लेते आज, है ना। ये क्या दिक्कत आ रहा है, उस दिन से खोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया, किसी ने हैक कर लिया क्या? उस दिन से खुल ही नहीं रहा है क्रोम। UPSC पेपर तो खुल ही नहीं रहे। Your connection is not private. Attack might be trying to steal your information for WWPC. For example, password, message, credit card. कुछ तो मामला गड़बड़ है ना। रिटर्न टू वेबसाइट वाला ऑप्शन होगा ना, उस पर क्लिक करिए तो ऑन हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगी वेबसाइट। हाँ, रिटर्न टू वेबसाइट होगा ना। देखो एक मिनट खोलते हैं अभी। ये देखो, ये कभी कभी क्रोम से नहीं ओपन होता। ये देखो ये क्या आ रहा है, अटैक माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। नहीं हो रहा, देखो उस दिन से दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। कोई नहीं, दृष्टि EFIS वेबसाइट पे देखते हैं। ये तो ये भी ओपन होता है, नहीं होता। वो UPSC वाला नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा वही क्यों नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा है। कोई नहीं, इधर से देख लेंगे अपन। कुछ तो मामला गड़बड़ है। खुल जा भाई, खुल जा। मैं सोच रहा हूँ मैं याद करवा देता हूँ, तो मैं डेली मेंस वाले भी देखेंगे अपन। कुछ थोड़ा बहुत मेंस वाला पार्ट हो जाएगा ना, तब देखेंगे कुछ टॉपिक मेंस। अभी PT वाले चल रहे, तो PT वाली इसमें देखते हैं। इसमें तो खुलेगा ही, क्या है ये GS हो खुल रहा, गलत खोल रहे हैं क्या अपन? GS, अच्छा PT का पेपर बताओ भाई। प्रीलिम जनरल स्टडीज 1 2 3, जनरल स्टडीज 1 पेपर 2। ये प्रीलिम्स वाला है तो खोल रहे हैं, तो प्रीलिम्स वाला काहे नहीं खुल रहा? यही सब सारी दिक्कतें आती है। रुको एक मिनट, तो खुल जाए। ये तो कर लिए थे ना अपन, देखो 2016 किए थे और कौन कौन कर लिए। 2016 कर लिए, 18 देख लिए थे अपन, 2021 भी देख लिए थे, 2023 भी है ना।
2022 वाला नहीं देखे ना, 22 वाला बचा है। खुल क्यों नहीं रहा है?